2018 के अंत की बात है जब पहली बार मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा। आप जिस मेहनत को कर रहे हो ताकि आपको पैसा मिले उसके बदले, क्या ये नहीं होना चाहिए कि आपका वही पैसा कमाने के बाद उसे आप सेव करो और वो आपके लिए काम करे? पहले आप म्यूचुअल फंड असली मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका अलग डेफिनेशन है कि ये पूल ऑफ मनी है जहाँ बहुत सारे लोग अपना पैसा देते हैं, फिर उसे प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। वो किताबी बात है, लेकिन असल में कुछ ऐसा होता है मतलब पास में कुछ नहीं है, दोनों जेब खाली में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिंग कर रहा है तो फिर लॉस तो होगा ही, पर्पस नहीं है। जैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों में क्या फर्क है? उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ से क्या फर्क पड़ रहा है, किसके बढ़ने से क्या गिरता है, किसके गिरने से क्या बढ़ता है। जैसे टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है और एक रिटर्न सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो इसको आदमी कैसे बैलेंस कर सकता है? नमस्कार, वेलकम टू एयर फ्यूजन। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज हमारे साथ है एक ऐसे स्पेशलिस्ट जो स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल इजी वे में समझाने का टैलेंट रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया को न केवल गहराई से समझा है बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी से हजारों इन्वेस्टर्स को सही दिशा भी दिखाई है। इनके सजेशंस न केवल इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होते हैं बल्कि मार्केट में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कदम बढ़ाने के लिए भी इंस्पायर करते हैं। सही नॉलेज और डिसिप्लिन से कोई भी इन्वेस्टर्स अपनी सफलता की राह पकड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर अजय भार्गव के साथ। सो लेट्स बिगिन। जय श्री राम, स्वागत आपका एयर फ्यूजन में। तो सर आप कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सर आप अपना बैकग्राउंड बताएं और आप फाइनेंशियल मार्केट में कैसे आए और आप किस किस वे में काम कर रहे हो? 2018 के अंत की बात है जब पहली बार मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा और उस समय मेरी उम्र 21 साल थी। तो इस उम्र में हर कोई काम करना चाहता है, तो मैं भी कोई ऐसा काम करना चाहता था जो परमानेंटली हमेशा के लिए किए जा सके। ऐसा नहीं है कि अभी मैं किसी काम को शुरू करूं और फिर उसमें कुछ ऐसा गलत हो कि मुझे छोड़ के फिर दूसरा करना पड़े। परमानेंटली मुझे कुछ करना था, तो कुछ काम और सोच रखे थे, जिनमें से एक ये जब मुझे पता लगा इसके बारे में तो मैंने सबको छोड़ के इसी में अपना सारा टाइम दिया। और इसके बाद स्टॉक मार्केट में पहले तो मैं खुद के लिए आया, लेकिन बाद में जब मुझे महसूस हुआ कि लोग जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदते हैं लेकिन समझते नहीं, उनका कॉन्टेक्स्ट लोगों को नहीं पता है कि किस नीड के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, रिस्क, टाइम होराइजन और गोल्स के लिए क्या क्या चीज़ सही हो सकती है, क्या गलत हो सकती है, लोग नहीं पूछते। आज भी आप अपने सर्कल में पता कर लेना कि जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सिर्फ सुन करके कि हाँ ये चीज़ इन्वेस्ट करने वाली है या फिर इसमें ये रिटर्न से तो कर देते हैं, वो ये नहीं सोचता कि हमारी प्रोफाइल है। तो मुझे लगा कि ऐसा काम मुझे करना चाहिए और मुझे नॉलेज भी है। तो पहले जब 2018 में मुझे पता लगा तो मैंने लगभग 10-12 महीने तक सिर्फ इसे सीखा कि ये है क्या। उसके बाद पहली बार मैंने अपना डीमैट अकाउंट 16 नवंबर 2019 को बनाया। ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं करते कि वो अकाउंट तुरंत ही बना लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, लेकिन मैंने पहले सीखना जरूरी समझा। तो पहले सीखा फिर अकाउंट बनाया। प्रैक्टिकल करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि मैं काम करना चाहता था कोई, तो मेरा इनकम सोर्स नहीं था कोई, घर वालों की जो हेल्प करता था वहीं से कुछ मिल जाता था, वो सेविंग करता था, आदत थी मेरी। तो वहाँ मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपये थे, मैंने डाले और उसे प्रैक्टिकल किया। मतलब 10-12 महीने में जो सीखा उसे प्रैक्टिकल चेक किया कि शेयर्स कैसे बाय करते हैं, मार्केट खुलने का टाइम और क्लोज होने का टाइम वही है क्या जो मैंने सीखा है, और वॉल्यूम क्या होती है, ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ सही है गलत जो भी है, मैंने जो भी सीखा वो मैंने चेक करी है। और बाद में मैंने देखा कि मिसकंसेप्शन भी माइंड में आ गए कि जो मैंने सीखा वो सब कुछ सही भी नहीं है, क्योंकि सोर्स था जो वो मतलब कि डिस्टर्बिंग था, ज़्यादा एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, फिर और सीखा, प्रोफेशनली सीखा, क्योंकि मुझे समझ आया कि ये बिजनेस बन सकता है। तो फिर मैंने और सीखा और अगस्त 2021 में ऑन पेपर ऑफिशियली मैंने इसे अपना बिजनेस बना लिया और पहली बार मैं स्टॉक मार्केट में का काम स्टार्ट किया मैंने। फिर जिसके अंदर जैसे मान लो इक्विटी में
शेयर्स आ जाते हैं, डेरिवेटिव्स में ऑप्शन एंड फ्यूचर आ जाते हैं जिसमें स्टॉक्स और इंडाइसेस में ट्रेडिंग होती है, और उसके अलावा आईपीओ होते हैं, और भी कई प्रोडक्ट्स थे उस समय उस बिजनेस मॉडल के साथ, तो वो मैंने ऐड ऑन किए मेरे बिजनेस में। उसके बाद म्यूचुअल फंड में आया, फिर इंश्योरेंस भी ले लिया मैंने 2021 में, और 2022 के अंदर मैंने लोन के कुछ प्रोडक्ट ऐड किए हैं मेरे बिजनेस में। अभी फ़िलहाल आज की डेट में मेरी ट्रेनिंग और लर्निंग चल रही है, रिसर्च कर रहा हूँ मैं एनपीएस पे, यानी कि ये गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाया गया है हर किसी के लिए। तो ऐसा करके मैंने हर एक प्रोडक्ट को ऐड किया। आज इंश्योरेंस, लोन, इन्वेस्टमेंट के जितने प्रोडक्ट्स हैं इंडिविजुअली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो मेरी रेंज में है और मेरे पास है, मैं सर्विस देता हूँ लोगों को। हालांकि मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन एक ब्रिज की तरह हूँ। वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट और जो इन्वेस्टर है उसके बीच में उनकी नीड के अकॉर्डिंगली जो सही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है उस तक उनको पहुंचाना और उनका फ्यूचर सिक्योर बनाना, ना कि गलत इन्वेस्टमेंट करके बाद में मिस्टेक्स पर पछतावा। वैसा करके मेरा ये काम है। आपके हिसाब से आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कई बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है, सबसे जो समझने वाली बात है, महंगाई। हम सब ने महसूस किया है कि जो चीज़ हम कुछ साल पहले खरीद रहे थे जिस प्राइस में, वो आज नहीं मिल रही है, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर हम सेविंग कर रहे हैं और गलत जगह पैसा रख रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो जितनी महंगाई बढ़ती है उससे कम ग्रोथ हमारे इन्वेस्टमेंट या जो भी हमने पैसा रखा है उसकी ग्रोथ होती है। जैसे मान लो कि महंगाई बढ़ रही है 7%, और अगर हमने कहीं सेविंग अकाउंट में रख रखा है तो 2-2.5% मिलेगा, एफडी करवा रखी है तो 6% मिल जाएगा, तो 1% तो वैसे भी कम हो गया। बिल्कुल। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूर। दूसरा कारण ये है इन्वेस्टमेंट का कि मान लो आप मेहनत किसने कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, तो आप जिस मेहनत को कर रहे हो ताकि आपको पैसा मिले उसके बदले, क्या ये नहीं होना चाहिए कि आपका वही पैसा कमाने के बाद उसे आप सेव करो और वो आपके लिए काम करे? पहले आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो फिर कुछ ऐसा भी करना चाहिए हमें, और हम कर भी सकते हैं कि पैसा हमारे लिए काम करे। ये मतलब मैं वो बातें नहीं बोल रहा जो यूट्यूब पे ज़्यादा ऐसे चमका के बोली जाती है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा, आप सोते रहोगे तो भी ऐसे नहीं कह रहा मैं, पर ये जनरल बात है एकदम कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं पहले, तो फिर उसे बचाओ और इन्वेस्ट करो ताकि वो थोड़ा से अपने लिए काम करे। हाँ, अपने लिए काम करे, वही इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत से ऑप्शन है, अगर कोई नया इन्वेस्टर शुरू करे तो वो कहाँ से करेगा? पहले तो इन्वेस्टर की एज, अर्निंग्स, नीड्स, गोल्स, टाइम होराइजन, ये सब कुछ देख करके डिसाइड किया जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, एफडी से शुरुआत करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड, फिर इक्विटी, ईटीएफ, अनलिस्टेड शेयर्स। कुछ लोग अदर जैसे मान लो कमोडिटी में भी जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर में, और रियल एस्टेट को है ही। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सबसे जो सही इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे मान लो कि शुरुआत से करना चाहिए, तो वैसे तो सारे जो इन्वेस्टमेंट के मैंने नाम दिए एसेट क्लास के, ना कि इन्वेस्टमेंट के, एसेट क्लास जैसे कि रियल एस्टेट, कमोडिटी, इक्विटी, डेट, ये एसेट क्लास है। तो इन सब में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन प्रोफाइल देख के बोल पाऊंगा मैं कि किसके लिए क्या सही होगा। इसका जवाब यानी कि जैसे अगर आप अपने लिए पूछेंगे तो आप अपने बारे में मुझे बताएंगे कि मुझे करना है, मेरी ये इनकम है, मेरी फैमिली में इतने लोग मेरे पे डिपेंडेंसी है, तो उसके हिसाब से फिर मैं यानी फैमिली प्रोफाइल और खुद की प्रोफाइल देख के ही बताया जा सकता है। हाँ, म्यूचुअल फंड का असली मतलब क्या होता है और एसआईपी और लमसम, इसमें फर्क क्या है? म्यूचुअल फंड जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जिन लोगों के पास मान लो काफ़ी पैसा है वो किसी को हायर कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल को, हाईली क्वालिफाइड पर्सन को, एक्सपीरियंस होल्डर को, जो उन्हें बता सकता है कि मार्केट में ये एसेट क्लास हैं, इनमें से अभी इनकी साइकिल चल रही है, इनकी नहीं चल रही, तो आगे क्या हो सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख करके, ग्लोबल मार्केट्स को देख करके वो उन्हें बता सकता है कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो अफोर्ड भी करते हैं। लेकिन मैं मेरी ही बात कर लेता हूँ, या आप खुद पे ले लीजिए
या बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी को फीस दे सकें, बड़ी फीस दे सकें। हालांकि फीस इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है कि फिर हम वो इतनी फीस दें। इसके लिए फिर क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड है ये एक वैसा ही प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि हम जो पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो वैसे ही जो फंड मैनेजर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो एक टीम बना करके पूरी रिसर्च करके उस पैसे को हमारे पहले से सिलेक्ट किया होता है हमने कि हमने किस प्रकार का म्यूचुअल फंड लिया है। उस म्यूचुअल फंड के कुछ रूल्स होते हैं कि ये पैसा यहाँ यहाँ इन्वेस्ट होगा, इसकी ये रिस्क रहेगी और हम ये एसेट क्लास में इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो वो म्यूचुअल फंड हमारे अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है फिर काम कैसे करेगा, वो प्रोफेशनल है उसे मैनेज करेंगे। तो ये वही चीज़ है जो एक ज़्यादा पैसे से हम किसी से सर्विस लेकर के करते हैं, और हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसे से भी ये चीज़ ले सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड मैंने अलग तरीके से बताया कि ये ऐसा होता है म्यूचुअल फंड। वैसे तो इसका अलग डेफिनेशन है कि एक पूल ऑफ मनी है जहाँ बहुत सारे लोग अपना पैसा देते हैं, फिर उसे प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, वो किताबी बात है, लेकिन असल में कुछ ऐसा होता है। और आपने पूछा कि ऐसा सही हो लमसम। हाँ ये क्या है, ये क्या फ़र्क है इसमें। तो जैसे आपके पास पैसा है, कुछ अमाउंट पड़ी है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे इन्वेस्ट करूं, तो वो एक साथ हम पैसा जब इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे नाम दिया जाता है लमसम, यानी एक मुश्त हमने पैसा डाल दिया और उस ट्रांजैक्शन के बाद हम कोई भी और ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, वो कर दिया करके कभी होगा फ्यूचर में तो हम हमारी मर्जी से फिर से वैसे ही डाल देंगे रैंडमली किसी के दिन कितने भी रुपए, तो वो लमसम होती है। और SIP में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से मैनर वे में डिसिप्लिन के साथ एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स तारीख को एक फिक्स म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा पैसा जाता है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि 1000 रुपये मेरा इस म्यूचुअल फंड में इतनी तारीख को चला जाएगा, इस वाले म्यूचुअल फंड में इतने 1000 रुपये इतनी तारीख को जानी चाहिए, तो आपके उस बैंक अकाउंट से उतनी अमाउंट उस वाले म्यूचुअल फंड में उस तारीख को चली जाएगी। तो ये एक सिस्टमेटिक बन गया और हमेशा चलता रहेगा जब तक आप इसे रोकेंगे नहीं। तो ये सिस्टमेटिक है। ये मंथली तो मंथली, वीकली, डेली, क्वार्टरली या ईयरली या हाफ, जैसे हमने चाहे। जैसे आप चाहो। जैसे मैंने देखा है कि म्यूचुअल फंड काफी सेफ है और फिर भी लोगों का नुकसान होता है उसमें। उनकी क्या गलतियां रही होगी जिसका नुकसान होता है उसमें? म्यूचुअल फंड को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए। डेट एक होता है, डेट म्यूचुअल फंड एक होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, और एक होता है हाइब्रिड। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसका मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो जाता है स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, शेयर्स में। बाकी अदर एसेट क्लास जितने भी मैंने पहले नाम लिए थे सब में जाता है। दूसरा जो होता है डेट म्यूचुअल फंड, वो जाता है जैसे ऋण, कर्ज में जाता है, या फिर इसे हम FD कह सकते हैं। किसी बैंक को पैसा चाहिए, किसी कॉरपोरेट को चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो मार्केट से पैसा उठा लेते हैं, और मार्केट यही एक्सचेंज पे होता है ये ट्रेड। तो वहाँ वो जो फंड जाता है इन्वेस्ट होके वो चला जाता है जिसको पैसा चाहिए होता है और उसके बदले में ब्याज दे देता है, हो गया डेट फंड। और तीसरा है इन दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड, जिसमें इक्विटी भी होगा और डेट भी होगा, अच्छा रेशियो होगा। इक्विटी वाले में क्या था, बहुत ज़्यादा इक्विटी थी, थोड़ा सा डेट था, तो वो इक्विटी माना जाएगा। और डेट वाले में बहुत ज़्यादा डेट में पैसा गया था, थोड़ा सा इक्विटी में गया था, इसलिए उसमें डेट। लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है, दोनों का अच्छा खासा पोर्शन होता है, मेंटेन रहता है। जो डेट वाला म्यूचुअल फंड है उसकी 16 कैटेगरीज है, उन्हें स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टाइम के अकॉर्डिंगली। 1 दिन के लिए पैसा रखना है, 10-15 दिन के लिए रखना है, या महीने भर के लिए रखना है, 2-3 महीने के लिए रखना है, 6 महीने के लिए रखना है, 1 साल के लिए रखना है, 3 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। इन सभी टाइम होराइजन के लिए अलग अलग तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ रिटर्न्स को देख करके, कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा सुन करके, या फिर वोमो क्रिएट होने की वजह से, मिसकंसेप्शन होने की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड को या फिर डेट को भी शॉर्ट टर्म के लिए ले लेते हैं। हालांकि डेट शॉर्ट टर्म ही है, डेट के कुछ फंड शॉर्ट टर्म ही है, लेकिन उनमें रिटर्न्स भी बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट में होते हैं, FD में होते हैं। लेकिन वो इक्विटी में जब आ जाते हैं, पास्ट रिटर्न्स को देख के करके, पिछले 1 साल के रिटर्न्स को देख लिया, 2-3 साल के रिटर्न्स को देख लिया,
फिर उसमें इन्वेस्ट कर दिया और बाद में जल्दी से एक्सिट कर गए, तो ये कारण बन जाता है लॉस का। क्यों? इक्विटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो डिजाइन इसलिए किया है कि आज आप पैसा रखो, समय दो, फिर वो बढ़ेगा। अभी थोड़े समय के अंदर लॉस भी हो सकता है क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी है। तो मार्केट नीचे गई तो पैसा घट गया और ऊपर गई तो बढ़ गया। शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है। आज आप मान लो एक लाइन है, आपने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया इस लाइन पे, आपने समय नहीं दिया, अभी मान लो थोड़े दिन हुए हैं, तो थोड़े दिनों में तो ये दोनों साइड में दिखाएगा, ऊपर प्रॉफिट में दिखाएगा, लॉस में भी। थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो बाद में लॉस नहीं दिखाएगा, प्रॉफिट कम होगा या प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऐसे होता है लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में जो वो लाइन मैंने बताई है, तो शॉर्ट टर्म में उससे नीचे भी चला जाता है पैसा, जो हमारी अमाउंट है उससे नीचे भी चली जाती है बेस वैल्यू से, तो वहां फिर लॉस हो गई। तो ये प्रोडक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो रिटर्न थोड़े मिलेंगे, डेट फंड में जाओ या फिर अलग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जाओ, इसलिए लोगों को नुकसान होता है। और दूसरी बात ये है कि लोग एंट्री कर लेते हैं, कोई गोल नहीं बनाते कि मैं किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई टाइम होराइजन फिक्स नहीं करते कि मैं इतने समय के लिए करूँगा, तो टाइम के हिसाब से भी फंड सिलेक्ट होता है। फिर इन्वेस्ट करने के बाद जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो लॉस में होता है कई बार, फिर वो लॉस में निकालते हैं। फिर ऐसे होता है कि हमारे म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया। तो ये एक छोटी सी इसका कंजप्शन, क्योंकि लोगों में मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से लॉस होता है। अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प लिए बिना वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है? सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, किसी भी इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी हो, पूरा नॉलेज हो, जो भी इसमें रिस्क है, कितने समय के लिए क्या चीज़ बनाई गई है, क्या रिटर्न्स हो सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं, ऐसी मतलब बेसिक से लेकर थोड़ी सी एडवांस तक की जानकारी अगर कोई ले लेता है तो इन्वेस्ट कर सकता है। और इन सब चीज़ों में जानकारी हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग खुद ऐसा करना चाहते हैं वो जानकारी लेनी शुरू करें, तब से पैसा सेव करना शुरू कर दें। मान लो कि किसी को जानकारी लेने में साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, तो अगर कोई 5,000 रुपये मंथली सेव करने की क्षमता रखता है तो 6 महीने में 30,000 रुपये की सेविंग हो सकती है, साल भर में 60,000 की सेविंग हो सकती है। तो लर्निंग के दौरान सेविंग शुरू कर दें, ताकि जब लर्निंग हो जाए तो इन्वेस्ट करके बेनिफिट भी ले सके तुरंत, और उस तुरंत बेनिफिट शुरू हो जाए और आगे की जो इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी वो चलती रहेगी। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो टेक्निकल बातें हैं, फाइनेंशियल टर्म्स हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, या फिर उन्हें याद नहीं रहता है, या फिर समय भी नहीं है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि समय रहते हैं किसी अच्छे एडवाइज़र के पास जाइए जो मिसलीडिंग या मिस सेलिंग ना करता हो, विश्वसनीय हो, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड हो, अच्छे रेफरेंस हो, या फिर आपको कोई उनकी स्टोरी बता सके कि हाँ ये एडवाइज़र है या डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर रिसर्च एनालिस्ट है, या जो भी आपके जानकारी में है, वो आपको उनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके कि हाँ इन्होंने कई लोगों की हेल्प की है और अच्छा पैसा बचाया है लोगों का और ग्रोथ भी करने में हेल्प की है। तो अगर आपको अच्छा मिले कोई तो जरूर तुरंत जाइए आप। सर, स्टॉक मार्केट को लोग जुआ समझते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? स्टॉक मार्केट को लोग जुआ समझते हैं, ये बात सही है। जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है वो जुआ समझते हैं। बहुत सारे लोग, पता है आपको, कि किसी ना किसी तरह से जुए में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो या वो नंबर वाला होता है एक वो, या फिर कुछ ऑनलाइन फैंटेसी एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें गेम खेले जाते हैं, जैसे लूडो में भी लोग पैसे लगाते हैं और बैटिंग करना, शर्त लगाना है। तो ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले, माइंडसेट रखने वाले लोग मार्केट में जरूर आते हैं और वो नहीं कमा पाते। वो क्या, जिन्होंने सही तरीके से एंट्री किया वो भी बहुत बार नहीं कमा पाते, तो ऐसी वजह से उनको जुआ लगता है। लेकिन इसके पीछे कुछ फैक्ट बता देता हूँ। जैसे हम क्या, जो लोग इसे जुआ समझते हैं, जब वो मार्केट के बारे में जानते हैं कि ऐसी कुछ मार्केट है, तुरंत अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद जितने पैसे डाल के या तो इंट्राडे करनी शुरू कर देंगे, या फिर पूछेंगे कि कोई स्टॉक बताओ, तो पहले स्टॉक बता दो, 10 पैसे 20 पैसे, मतलब यूट्यूब से कुछ ना कुछ देख लिया हुआ। यूट्यूब पे मैं कहता हूँ लाखों लोग हैं ऐसे हैं, यूट्यूबर्स हैं वो, उनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, ना उनका बिजनेस है कोई,
बस वो पता नहीं क्या उन्हें, उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलती है ऐसी वीडियोस बना करके। वो अपने आप को पता नहीं क्या मानना चाहते हैं, लोगों को स्टॉक बता करके, या फिर ऐसा मुझे लगता है उनको ना थ्रिल मिलती हुई कि मैंने ये स्टॉक बताया था, इतने का था, वो इतने का हो गया। वो सब करने के लिए लोग ना ऑनलाइन बताते हैं, फिर बाद में वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं ऐसे करना उनका। उन लोगों को फॉलो करके कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं लोग, फिर उसमें होता है नुकसान होता है। तो फिर अच्छा भला आदमी भी कह देता है कि ये जुआ है, जबकि ये जुआ नहीं है, ये इक्विटी है। इक्विटी होती है बिजनेस का एक हिस्सा, जिसे खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के माध्यम से हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। रही बात फ्यूचर ऑप्शन की, तो ये हेजिंग के लिए है। आपके पास कोई भी एसेट क्लास होल्डिंग में है, उसको हेज करने के लिए या उसका ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए आप इस ट्रेडिंग में जा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग कोई वैसे कोई प्रोफेशन नहीं है जैसे यूट्यूब पे बना रखा है कि इनकम का सोर्स बन गया। नेक्ड पोजीशन रहते हैं, नेक्ड मतलब नग्न पोजीशन, मतलब पास में कुछ नहीं है, दोनों जगह खाली, होल्डिंग में कुछ नहीं है, कोई एसेट नहीं है, बैलेंस शीट में व्यक्ति बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर लॉस तो होगा ही। पर्पज नहीं है कोई भी किसी का, तो फिर लॉस होगा। जैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों के अंदर कौन किसके लिए ज्यादा बेटर है? जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट तो हर कमाने वाले को करनी ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में हमारा पैसा हमें बढ़कर मिलेगा, प्लस में इन्फ्लेशन को बीट करेगा, और साथ में हमारे गोल्स भी होते हैं। और मैंने ये भी बोला कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, तो पैसे को भी काम पे लगाना चाहिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन जो ट्रेडिंग है वो किसे करनी चाहिए? कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जॉब की होती है, जहाँ पे ट्रेडिंग के सेटअप होते हैं, चाहे वो हेज फंड हाउस हो किसी का, या फिर वो इक्विटी डीलर हो। इक्विटी डीलर की एक जॉब होती है स्टॉक मार्केट में। तो जहाँ मान लो आपका डीमेट अकाउंट है, वहाँ एक अगर ऑफिस बना है जहाँ से आपने खुलवाया है, तो वहाँ पर एक इक्विटी डीलर नाम का पोस्ट होता है। वो आदमी क्या करता है कि ऑर्डर पंच करता है, और उसे बहुत नॉलेज होती है क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली और बाय सेल करता है, तो वो भी ट्रेडिंग कर सकता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एजुकेशन बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जिन्हें समझ है और वो स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं डे टू डे, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है उनकी, उस इन्वेस्टमेंट को हेज करने के लिए, हेज कब करते हैं? जब उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है, उसमें लॉस होने की संभावना हो, तो हम कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो या तो हम इन्वेस्टमेंट करके कहीं दूसरी जगह पे प्रॉफिट बना ले, या फिर हम ट्रेडिंग करके, ट्रेडिंग में ये भी होता है कि थोड़े पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, तो इसलिए ट्रेडिंग करके उस इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के लिए ट्रेडिंग की जाती है। वो हेजिंग भी बन जाती है और वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनाने के लिए भी ट्रेडिंग काम में ली जाती है। तो इस तरह के लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअल्स हैं जो रिटेल ट्रेडर बोलते हैं, जिनको आम लोग, उनको अगर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करें। कुछ साल तक पोर्टफोलियो में ही इन्वेस्टमेंट करते रहें और सीखते रहें। आप अगर आपको अगर करनी है तो आप यही हैं इसी दुनिया में। अगर आप चले गए तो क्या, फिर तो आप है नहीं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो आप जिंदा रहेंगे ये सोच के कर रहे हैं। तो 4-5 साल अगर आप निकाल देंगे, ट्रेडिंग ना करेंगे, तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका, आपके पास सेविंग ही बनेगी। अगर आप ट्रेडिंग में चल जाते रहोगे तो 4-5 साल की सेविंग तो जाएगी। आप जो एक्सपेंसेस अपने घर में कर रहे हैं वो पैसा भी आपको डालना पड़ेगा ट्रेडिंग में, लॉस में भी। वो तो जैसे मान लो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि जैसे मान लो आप ऐसे भी का फंस गए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और आपकी जेब में आपकी सारी सेविंग्स डाली हुई है और आपके पास है एक माचिस। अब आपको वहाँ हाथ सेकने के लिए वो आपकी सारी जमा पूंजी जला करके रात निकालनी होगी या समय निकालना होगा। तो ऐसी चीज़ है ट्रेडिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। तो ट्रेडिंग मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन लोगों को करनी चाहिए जिनके पास कुछ है या बैकग्राउंड है, या फिर करनी है तो समय लगाओ, सीखो, सारी चीज़ें सीखो, बाद में कर लेना।
सारा समय आपके पास है, कब मर्जी आके ट्रेडिंग करनी। अगर कोई आदमी ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो वो कहाँ से शुरू कर सकता है? मतलब आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बिल्कुल, कहाँ से क्या क्या स्टेप। वो कहाँ से शुरू कर सकता है? अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो समय लगेगा करने में, लेकिन सीखने के लिए आप पहले ग्लोबल मार्केट्स के बारे में जानकारी लेना शुरू कीजिए कि ग्लोबल में कौन कौन सी मार्केट्स हैं, किस किस मार्केट में क्या चल रहा है। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी को देखिए, सेक्टर्स को देखिए कि किस सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन सी साइकिल चल रही है, किस सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं। टैक्स को समझिए, किस सेक्टर में या किस तरह की कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा रेपो रेट को देखिए, इंटरेस्ट रेट को देखिए, फेड रेट को देखिए, और डेट मार्केट को भी थोड़ा देखिए, और क्रूड ऑयल को देखिए, गोल्ड को देखिए, करेंसी मार्केट में डॉलर को देखिए, रुपये का जो वैल्यूएशन है, जैसे मान लो डॉलर के मुकाबले वो कहाँ चल रही है, उसको भी देखिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में जो जो मैंने नाम बोले हैं इन पे एक स्पेशल लेक्चर लेना शुरू कर दो। करेंसी पे अलग से लेने ले जाओ। ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं, सीखने के पर्पज होंगे। ऐसा नहीं है कि करेंसी से ट्रेडिंग कैसे करें, ऐसा नहीं। करेंसी मार्केट क्या होती है ऐसे करके सर्च करो, फेड रेट क्या होता है ऐसे सर्च करो। जैसे आप सर्च करोगे, कोई भी वीडियो देखोगे, उसके बाद आपके मन में 10-20 सवाल तुरंत बन जाएंगे, उनके जवाब लो। एक एक कीवर्ड पे पूरा लेक्चर देखना शुरू करो। ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हुए तो जीवन में कुछ तो सीखोगे, घर में बताओगे, कहीं बताने लायक बनोगे, अपने काम आएगा। हो सकता है आप ट्रेडिंग में भी कामयाब हो। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी आपको कि कौन सा इंडेक्स चल रहा है, किस देश के अंदर फॉरेन की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रही है, कहाँ से निकल रही है, बहुत कुछ होता है। यानी जितने क्वेश्चंस निकले उसके आंसर्स देखो तो बेहतर चल जाएगा। मैंने जितने भी नाम बोले, हो सकता है सही तरीके से ना बोले हूँ, लेकिन आपको समझ आ रहे हैं। आप इन्हें नोट करो और हर एक पे नॉलेज लो, भरपूर नॉलेज लो। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसके बढ़ने से क्या गिरता है, किसके गिरने से क्या बढ़ता है। सब कुछ आपको समझ आने लग जाएगा। उसके बाद ये जो टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं आज के डेट में, फ्री में यूट्यूब वीडियोस भी हैं। टेक्निकल ये चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, तो ये मैं मानता हूँ कि सबसे लास्ट में सीखिए। इस वजह से मैं ना गवा करके तो असली सोना है उसे आप सीखिए। सब कुछ सीखने के बाद में ये जो टेक्निकल है ये आपको हेल्प करेगा एक तस्वीर बनाने में, जो आपने सोचा है, जो आपने रिसर्च की उसकी। इतना ही इस्तेमाल कीजिए। बाकी फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लोज होते हैं, इनको भी देखिए, उससे भी पता लगता है। क्योंकि तो ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक में होती है, इसलिए कंपनी को देखना भी जरूरी है। इंडाइसिस में करते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वैल्यूएशन वगैरह निकलती है, वो सारी चीज़ें आप सीखिए। तो डेरिवेटिव्स रिस्की क्यों माना जाता है? क्या ये हाफ नॉलेज का रिजल्ट है? डेरिवेटिव में आपको मैंने बताया कि नॉलेज बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए इसमें। और आप सही भी कह रहे हैं कि हाफ नॉलेज या फिर जीरो नॉलेज का ये रिस्क बन जाता है। अगर इसे नॉलेज के साथ किया जाए तो ये रिस्क को मैनेज करने के लिए होता है, ना कि रिस्क बढ़ाने के लिए। इससे रिस्क को कवर किया जा सकता है। जैसे कोई इंश्योरेंस होता है ना, वैसे ही डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स को बनाया इसीलिए गया था कि किसी चीज़ को हम एक प्राइस पे फिक्स कर सकें और भविष्य में उसके नुकसान होने से बच सकें, या फिर हम भविष्य में इसका फ़ायदा उठा सकें, इसलिए बनाया गया था। तो ये आप बिल्कुल सही करेंगे, हाफ नॉलेज या फिर जीरो नॉलेज की वजह से ये रिस्की हो जाता है। वैसे ये रिस्क को मैनेज करने के लिए होता है। बाकी आम लोग तो इसे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रफली यूज़ कर रहे हैं, तो ये रिस्की बन चुका है लोगों के लिए। तो डेरिवेटिव्स का यूज इनकम के लिए हो सकता है? डेरिवेटिव का यूज़ लोग इनकम के लिए कर रहे हैं, इसीलिए उनको नुकसान हो रहा है। इनकम सोर्स तो आपका जो है वो ही सबसे अच्छा है, उसी में आप सीखिए और कमाइए। डेरिवेटिव का यूज़ इनकम करने के लिए करते होंगे कुछ लोग, बहुत ही कम होंगे, लेकिन ये इनकम बनाने के लिए नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए
इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनकम के लिए मैं इसे सही नहीं मानूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इसे सीख लेते हैं फिर हम इसी से अपना घर चलाएंगे, ये गलत है। तो सर जैसे अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूं? आप अपने लिए अगर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप एसेट क्लास को समझिए कि कितने एसेट क्लास हैं। मैंने बताया भी था पहले, जैसे इक्विटी, डेट, कमोडिटी, रियल एस्टेट, ये सब इन्वेस्टमेंट के एसेट क्लास हैं जिनमें गोल्ड, सिल्वर ये सब आ जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एसेट क्लास के बेस पे भी करो और जिस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो उस एसेट के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन करो। जैसे कि हम अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कुछ शेयर्स को बाय करें, तो मान लो कि हमने किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि ऑटो मेकर जैसे गाड़ी बनाने वाले शेयर्स हैं, जैसे टाटा, महिंद्रा मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये पोर्स मोटर्स। तो अगर हमने इनमें इन्वेस्ट कर दिया तो हम हो गए सेक्टर स्पेसिफिक, तो रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इसमें साइकिल्स चलती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, हम ऑटो सेक्टर में भी करेंगे। ऑटो सेक्टर में तो करेंगे लेकिन उसमें अलग अलग कंपनी में करेंगे, ऐसे नहीं कि एक ही ऑटो सेक्टर की कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। सेक्टर में भी डाइवर्सिफिकेशन, फिर दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, जैसे FMCG है, बैंकिंग है, NBFC उसके अंदर आ जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शन के हैं कुछ, रियल एस्टेट के हैं कुछ, तो ऐसे उनके अंदर भी इन्वेस्ट करो। ये भी सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो गई। उसके बाद एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन मैंने बताया था, जैसे कि अलग अलग एसेट होते हैं तो उनमें इन्वेस्ट करो, लेकिन जो पोर्शन होगा कि किस में कितना % लगाना है वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या करना है भविष्य में उस अमाउंट से, या ये वाली अमाउंट का ये काम करना है तो इसे यहाँ लगाऊंगा, ये वाली अमाउंट का मुझे ये काम करना है तो मैं इसे इस तरह से लगाऊंगा। तो एक डिज़ाइन किया जाता है पोर्टफोलियो, रिस्क, टाइम होराइजन, एज, इनकम, इन सबको देख कर ये सारी चीज़ें आप जैसे मैंने बताया बेसिक समझ लेना, या फिर किसी से पूछ लेना, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लेना जो कि स्ट्रॉन्ग होगा और आपको हमेशा स्टेबल रखेगा, रिटर्न्स भी अच्छा देगा। क्या म्यूचुअल फंड में भी SIP से एक कंप्लीट रिटायरमेंट प्लान बन सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और उसे या तो सही गाइडेंस मिल जाए डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के थ्रू, या उसे खुद को नॉलेज है, तो सही फंड का चुनाव करके वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है। और बहुत सारे लोगों ने की भी है और म्यूचुअल फंड ने प्रूव भी किया है। वैसे तो NPS में भी लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं क्योंकि वो स्पेशली बनाया ही गया है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, उसमें भी करते हैं लोग। म्यूचुअल फंड का भी इस्तेमाल लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए करते हैं। और मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों के पास जब उनकी रिटायरमेंट की एज आती है तो मुश्किल से 5 लाख रुपए के आसपास का फंड उनके पास होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो जॉब कर रहे थे पुराने, उनको रिटायरमेंट पे कुछ मिल गया, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप आम लोगों को देखें नहीं, जिनकी उम्र रिटायरमेंट की है, उनका बैंक बैलेंस या उनके पास जो भी कैश फॉर्म में है वो 5 लाख के आसपास ही होता है एवरेज, जो कि कम होता है क्योंकि उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां अभी भी बाकी रह जाती हैं। 5 लाख रुपए कम होते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि SIP करो या NPS करो, रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर करो। जैसे टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है और एक रिटर्न सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो इसको आदमी कैसे बैलेंस कर सकता है? यानी कि आप ऐसे कह रहे हैं कि कुछ लोग टैक्स सेविंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 80C के अंदर हमें टैक्स सेविंग करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे ELSS, NPS। इन प्रोडक्ट्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो, या फिर और भी कोई जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, उस पर भी हम टैक्स सेव कर सकते हैं। यानी जो अमाउंट हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा अंडर 80C, ठीक है। तो हमें अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है, हमारी इनकम पे अगर टैक्स बनता है तो इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए टैक्स सेविंग करने के लिए। और NPS के अंदर हम 50,000 की और एक्स्ट्रा
अमाउंट इन्वेस्ट करके 2 लाख रुपए पर हम टैक्स बचा सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो टैक्स सेविंग करने के लिए इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए आपको। और जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करें वो जैसे नॉर्मली कर रहे थे उसे करते रहिए। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो टैक्स सेविंग के अलावा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। इसमें तो कर दिया तो कर दिया टैक्स सेविंग के लिए पैसे इन्वेस्ट, बच गया वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे बैलेंस बनाया जाता है, यानी बच गया तो और इन्वेस्ट कर दो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो ताकि रिटर्न्स बन जाए, ये होता है। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग एआर फ्यूजन। हम आपके एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी ऑडियंस के लिए मुझे बुलाया। इससे क्या होगा कि मैं भी हमेशा तैयार रहूँगा ऐसी ही और एडवेंचर करने के लिए। मेरे लिए एडवेंचर ये है और मैं ये अपना नॉलेज गेन करूँगा ताकि लोगों को मैं और ज़्यादा सिखा पाऊँ। और आपने मुझे बुला करके मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ाया है और आपने इस चैनल को बनाया है। अभी मुझे जितनी जानकारी है आपसे ली है मैंने, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़े और सभी को मौका मिले अपनी बात रखने का, लोगों तक पहुँचाने का, और आपका भी भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करता हूँ। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। स्टॉक मार्केट की गहराइयों और इन्वेस्टर्स के बारीकियों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। नए नए टॉपिक पर पॉडकास्ट सुनने के लिए देखते रहें एआर फ्यूजन। हम जल्द मिलेंगे नए पॉडकास्ट, नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धीरे चलिए और गहराई से सोचिए और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल ने आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू दी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इन फ्यूचर आप किस टॉपिक पर पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए अलविदा।